नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर ही है, तो बचे हुए सेशन भी जरा फटाफट कवर करेंगे। एक्चुअली में 4-5 दिनों का काफी गैप हो चुका है क्लास में और किसी रीजन से हुआ था, ठीक है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाने के कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। बीच में गैप हुआ, लेकिन अब ज्यादा सेशन नहीं बचे हुए, बहुत कम सेशन है। मैं सिलेबस में आपको दिखाने वाला भी हूँ। लेक्चर नंबर 39 होने जा रहा है, जो नए छात्र है वो सुन ले। इससे पहले 38 लेक्चर इस प्राचीन भारत के इतिहास वाली सीरीज में हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करना है वो चंदेल वंश और परमार वंश पर डिस्कस करना है। क्लियर है? तो चंदेल वंश की उत्पत्ति, उसके प्रमुख शासक, उस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये सारी बातें दोनों ही साम्राज्यों की पृथक पृथक समझेंगे। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट जो मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम से यूट्यूब चैनल है नया, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। जो भी चाहे प्रज्ञान हिंदी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा चैनल आपको। ठीक है, ये सिलेबस है आपका जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। और आज के सेशन के साथ ही जो है आपके यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी ना। यूनिट 4 में आपने कल वाले सेशन, मतलब इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था सेशन, उसमें गुर्जर प्रतिहार और कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार और पाल, दो पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले चंदेल और परमार साम्राज्य की, और इसके साथ ही आपकी यूनिट 4 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। मात्र 3 टॉपिक और बचते हैं। 3 टॉपिक दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे हैं उन पर चर्चा करनी है, जिसमें जैसे अभी हमने सेशन लिया ना, इस प्रकार जैसे राष्ट्रकूट को पहले ले लेंगे, राष्ट्रकूट और चोल को पहले ले लेंगे, उसके बाद पल्लव और चालुक्य को दूसरे सेशन में ले लेंगे। तो 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक एक पार्ट के सेशन है बाकी ये दोनों, तो मुश्किल से 4 लेक्चर और आएंगे। इसके साथ ही आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट भी जरा फटाफट देख लीजिए ताकि आप लोगों की पूरी जो है स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चंदेल राजवंश की, है ना, उत्पत्ति के बारे में। चंदेल राजवंश के जो शासक रहे हैं, प्रमुख शासक रहे, उसके बाद चंदेल वंश का पतन कैसे हुआ, और बिल्कुल यही तीनों पॉइंट हम परमार राजवंश पर भी डिस्कस करने वाले हैं। परमार राजवंश पर भी यही उत्पत्ति, शासक और पतन। ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए एक एक करके पहले चंदेल वंश को समझते हैं, उसके बाद परमार वंश को समझेंगे। चलिए ये प्रश्न है ना, इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चंदेल वंश जो है भारत में, अगर वाई मैप अगर समझे तो कहां से कहां तक फैला हुआ था। दोस्तों खाली एक नजर मान लीजिए ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि चंदेल वंश का साम्राज्य जो था भारत के किस क्षेत्र में था। तो आपको जो ये डार्क एरिया दिख रहा है, ये डार्क एरिया जो दिख रहा है ना, यही चंदेल साम्राज्य हुआ करता था उस समय। तो उत्तर भारत का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र और उत्तर भारत के क्षेत्र के साथ ही साथ में कुछ हिस्सा चीन का और तिब्बत का हिस्सा भी इसमें सम्मिलित हुआ करता था। ठीक है, तो ये साम्राज्य था चंदेल साम्राज्यों का। चलिए तो अब बात करते हैं जरा उत्पत्ति की। पहला पॉइंट हम लेंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, तो इन तीनों पॉइंटों को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति की, उसके बाद में चंदेल वंश के जो शासक रहे हैं उन पर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में पतन की बात करेंगे। थोड़ा स्पीड से बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि 2 साम्राज्यों पर या 2 राजवंशों पर हमें चर्चा करनी है। तो खाली ध्यान से एक बार लेक्चर को सुन लीजिएगा, आपका क्रम अपने आप बन जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी करके लाया हूं मैं, कंटेंट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ना। किताबी लैंग्वेज मत समझिएगा इसको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट करके लाया हूं। एक बार पढ़ने में ही पूरा कंप्लीट समझ आएगा आप लोगों को, और अगर आपने क्रम बना लिया कंप्लीट तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। तो जहां हाईलाइट किया हुआ है वो यहाँ के की पॉइंट है, की पॉइंट आपको याद रखना है। की पॉइंट याद रहेगा तो पूरा लेक्चर अपने आप याद रहेगा, एग्जाम में जितना चाहो उतना लिख सकते हो। चलिए उत्पत्ति की दोस्तों अगर जनरली बात करें तो इनकी उत्पत्ति को लेकर के जो विद्वान रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, उनमें विशेष मतभेद रहा है। मतलब सभी विद्वानों का कोई एक मत नहीं रहा है। ऐसा क्यों भाई, मतभेद क्यों रहते हैं? तो उसके पीछे रीजन ये रहता है कि कोई सटीक जो सोर्सेस होते हैं ना, सटीक प्रूफ नहीं मिल पाता है। अब चूंकि प्राचीन भारत के इतिहास की बात है, तो प्राचीन इतिहास की जब बात है तो प्राचीन इतिहास के जो सोर्सेस हैं जिनके आधार पर हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन हो, उसके पीछे कुछ सोर्सेस हैं। और सोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं भाई? कुछ साहित्य हो सकते हैं, या कुछ लेखकों के साहित्य हो सकते हैं जो लेखक लिखकर चले गए उस समय के, या उसके अलावा कुछ अभिलेख हो सकते हैं जिन अभिलेखों में उनकी चर्चा मिल जाए। तो इसी तरह से अगर बात करें चंदेलों की, तो चंदेलों का इतिहास का जो सोर्सेस है, जो स्रोत है, वो भी हमें 2 माध्यमों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा? एक अभिलेखों के माध्यम से और एक जनश्रुतियों के माध्यम से।
अभिलेख तो आप समझ चुके हैं, है ना, जो लिखित प्रूफ है। उसके अलावा जनश्रुति मतलब जो साहित्यों में लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। अभिलेख में जैसे कोई मूर्ति मिल जाती है, कोई स्तंभ मिल जाते हैं जहां पर उल्लेख किया गया है स्तंभों में, तो ऐसे कुछ सामग्री जो मिल जाती है उनसे हमें प्राप्त होता है इनका इतिहास। और इसके अलावा जनश्रुतियां मतलब कुछ साहित्य, कुछ लेखकों की वाणियां, कुछ लेखकों के कथन। क्लियर है? तो ये दो हमारे पास में प्रूफ है जो चंदेल राजवंश के बारे में हमें बताते हैं। तो अगर हम अभिलेखों की बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं अभिलेखों की, तो अभिलेखों से हमें क्या, अब प्रश्न ये उठेगा, क्या अभिलेख और जनश्रुतियां दोनों में ही क्या इनकी उत्पत्ति के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट बताया गया है या अलग अलग बताए गए हैं? तो एग्जैक्टली अलग अलग बताए गए हैं। इसलिए सटीक निष्कर्ष पर कोई भी विद्वान नहीं पहुंच पाया है कि चंदेलों की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे थी। बात समझ आई आप लोगों? चंदेलों की मतलब चंदेल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई या चंदेलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां जब अभिलेखों की बात करें तो जितने भी अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं चंदेल राजवंश से संबंधित, उन अभिलेखों की अगर सुने तो अभिलेख कहते हैं कि जो चंदेल थे ये चंद्रवंशी थे। कौन थे? चंद्रवंशी, चंद्रवंशी। अब लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि जनश्रुतियों में क्या कहा गया है, तो जनश्रुति में भी दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्रवंशी की ओर ही इशारा किया गया है। कैसे किया गया है? क्योंकि जो जनश्रुतियां हैं, जनश्रुतियों में सबसे महत्वपूर्ण जनश्रुति है चंद्रबरदाई की। किसकी? चंद्रबरदाई की। जब कभी आप हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना तो चंद्रबरदाई को डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। चंद्रबरदाई की जो श्रुति है या चंद्रबरदाई का जो वर्णन है, साहित्य है या अपना कथन है, उसमें यह पाया गया है कि काशी का जो शासक हुआ करते थे इंद्रजीत, उनके दरबार में एक पुरोहित रहा करते थे और उस पुरोहित की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था हेमवती। ध्यान से सुनिएगा, काशी के शासक इंद्रजीत के शासन काल में राज दरबार में एक पुरोहित हुआ करते थे जिनकी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था हेमवती। उस हेमवती को चंद्रमा से प्राप्त एक पुत्र हुआ और उसी पुत्र के वंश से यहां पर चंदेलों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इनको चंद्रवंशी कहा जाता है। बात समझ आई? तो यहां पर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेखों में सीधे सीधे कह दिया गया है कि जो चंदेल है वो चंद्रवंशी है। और जनश्रुतियों से हमें इसका प्रूफ प्राप्त होता है कि इन्हें चंद्रवंशी क्यों कहा गया अभिलेखों में, तो उसके पीछे कारण है चंद्रबरदाई का वर्णन या हेमवती का चंद्रमा से प्राप्त पुत्र के वंश। तो चंद्रमा से प्राप्त पुत्र का वंश ही जो है चंदेल होने के कारण चंदेलों को चंद्रवंशी कहा जाता है। बात समझ आई? हालांकि इसका अपवाद है कि जो आधुनिक इतिहासकार है वो इस कथन को, इस मत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यही उत्पत्ति है दोस्तों। जितना सोर्सेस हमको प्राप्त है, जितनी सामग्री प्राप्त हुई है प्राचीन इतिहास की, उसके माध्यम से ही हम यहां वर्णन कर सकते हैं कैसे उत्पत्ति हुई, बाकी ऊपर वाला जाने। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। तो अभिलेख और जनश्रुतियां, अभिलेखों की माने तो चंद्रवंशी कहा गया है और जनश्रुतियों के माने तो कहीं ना कहीं इसमें भी इनको चंद्रवंशी ही कहा गया है, क्योंकि चंद्र के वंश मतलब चंद्रमा से प्राप्त पुत्र के वंश का इनको कहा गया है, इसलिए ये चंद्रवंशी कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आपका पूरा हो जाता है उत्पत्ति वाला। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख शासकों की। शासकों की अगर दोस्तों बात करें तो इसका प्रथम जो शासक रहा है वो रहा है नन्नुक। याद रखिएगा, नन्नुक है ना। अब यहां पर अब एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में आएगा कि यहां पर क्या, कैसे इस क्रम को याद रखें। दोस्तों क्रम याद रखिए, क्या चाहता तो कोई शॉर्ट ट्रिक बना देता, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं दी आप लोगों को, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो भी पढ़ना है ना डिटेल में पढ़िए, डिटेल में याद रहेगा, विस्तार से पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक जितनी जल्दी याद होती है ना उतनी जल्दी भूल भी जाते हो। और एक बात और है, शॉर्ट ट्रिक जब आप याद करते हो ना तो आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट याद रहता है, लेकिन जब उसी को आप डिटेल में पढ़ते हो ना तो वो दूसरे कॉन्सेप्टों को भी ऐड कर देता है। आप चाहे, अरे वो सब्जेक्ट तो क्या, दूसरा सब्जेक्ट भी जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो उस सब्जेक्ट में भी आपका डिटेल में पढ़ा हुआ दूसरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी काम आता है। याद रखिएगा। तो यहां पर आपको शासकों के नाम एक क्रम से याद करना पड़ेगा, चाहे तो आप एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। देखिए वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम आपको रटना पड़े, ठीक है। नन्नुक जो है, अगर हम कहें कि चंदेल राजवंश का संस्थापक कहा जा सकता है, क्योंकि
नन्नुक जो है ये 1831 से 1844 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने ही चंदेल राजवंश की स्थापना की, यही इसके यहाँ के प्रथम शासक थे। एक बात और है, ये सामंतर शासक कहलाते थे, सामंतर शासक थे। सामंतर शासक का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले चंदेलों का कोई राजवंश नहीं था, बल्कि ये सामंत हुआ करते थे। चंदेल जो थे ना, ये पहले सामंत हुआ करते थे। सामंतों के बाद में इन सामंतों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और धीरे धीरे मौका देख करके अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। किसने कर ली? नन्नुक ने। क्लियर है? तो चंदेल राजवंश का पहला शासक नन्नुक। कौन था? सामंतर शासक था, सामंतर। क्लियर है? तो नन्नुक के बाद में 4 ऐसे शासक आते हैं जो शक्तिशाली तो नहीं रहे, बस उन्होंने उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने की परंपरा में योगदान जरूर दिया है। जैसे कि इसके बाद में बागपति आते हैं, फिर जय शक्ति आते हैं, विजय शक्ति आते हैं और राहित आते हैं। चारों के चारों दुर्बल शासक थे। इन्होंने कोई विशेष कार्य अपने साम्राज्य के विस्तार में नहीं किया है। क्लियर है? लेकिन उसके बाद में राहित जो 900 से 915 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, मतलब 15 साल इन्होंने शासन किया। इसके बाद में राहित के जो पुत्र थे, जिसका नाम था राहित के पुत्र, जिसका नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। तो इन्होंने 915 से लेकर के 930 तक इन्होंने, मतलब 15 वर्ष आगे इन्होंने भी शासन किया। लेकिन ये एक शक्तिशाली सम्राट साबित हुए। चंदेल वंश की प्रतिष्ठा को इन्होंने ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कलचुरी और चाहमान वंशों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हर्ष चंदेल वंश के सम्राट थे, ये काफी बुद्धिमान थे, कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों का ही सहारा लिया अपने साम्राज्य के विस्तार में और अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। क्लियर? इसके बाद में, हर्ष के बाद में आते हैं यशोवर्मा। क्या नाम आता है? यशोवर्मा। यशोवर्मा की बात करें दोस्तों, तो यशोवर्मा हर्ष के पुत्र थे। ये पिता पुत्र की परंपरा चलती रहेगी ना, याद रखिएगा, पिता पुत्र की परंपरा आखिर तक चलती रहेगी। तो हर्ष के पुत्र थे यशोवर्मा। ये इनके बाद शासक बने 1002 ईस्वी में। खजुराहो के जो अभिलेख हैं वहां पर, उसमें जो है आज भी वर्णन है कि जो उसमें जो है यशोवर्मा के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो पवित्र एवं उदार था, जिसने अन्य राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य की सुदृढ़ स्थापना की। ठीक है? तो इस वर्णन से, खजुराहो के इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यशोवर्मा जो शासक था वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और अत्यंत शक्तिशाली शासक रहा था। क्लियर है? यशोवर्मा के बाद में अब कौन आने वाला? तो यशोवर्मा के बाद में दंग और गण, ये 2 शासक आने वाले हैं। लेकिन 2 ही शासकों की मैं आपको बता दूं, दोनों ही शासकों का कोई विशेष योगदान इतिहास में जो है यहाँ के चंदेल राजवंश के इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, और रहा होगा तो उनसे संबंधित जो घटना है वो हमको ज्ञात नहीं है, कोई सोर्सेस प्राप्त नहीं है। लेकिन गण के बाद में गण का पुत्र विद्याधर शासक बनते हैं। वो विद्याधर शासक बनते, ठीक है ना? विद्याधर कब से कब तक? 1018 से 1029 तक। वे अपने समय का, यहाँ कहा गया है कि जो सोर्सेस मिले उनके अनुसार कहा जाए तो जो विद्याधर थे ये अपने समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। अपने समय के मतलब ये समझिए, देख चंदेल राजवंश के नहीं, अपने समय के, है ना, अपने समकालीन अन्य राज्यों में जो शासक थे उन सभी शासकों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली विद्याधर हुआ करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सबसे शक्तिशाली शासक थे, इसका मतलब जो चंदेल राजवंश था उसकी जो उन्नति थी वो सबसे शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। ये बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक साबित हुए थे। इनके समय के वर्णन की बात करें तो कई मुस्लिम लेखक हैं, है ना, जिनके वर्णन से और जो चंदेल अभिलेख हैं उनसे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये 7 शासकों की हमने बात की, 7 शासकों की बात की। अब अगर बात करें पतन की, तो ऐसा नहीं है कि विद्याधर के बाद में साम्राज्यों का सिलसिला खत्म हो गया था, नहीं। क्योंकि विद्याधर तो एक बड़े शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे, तो पतन कैसे हो सकता था? भाई पतन के लिए क्या चाहिए? कमजोर शासक, है ना, बुद्धिहीन और शक्तिहीन शासकों की आवश्यकता होती है पतन के लिए। तो एग्जैक्टली यही हुआ। विद्याधर के बाद में जो भी शासक आए वो सब के सब जो है कमजोर साबित हुए, सबके सब शक्तिहीन और
जो शक्तिहीन, मान लीजिए शक्तिहीन शासक हुए, और इसके कारण ही जो है चंदेलों की शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। विद्याधर के बाद में मदन वर्मा ही, अगर बात करें जितने भी शासक आए उन सब में मदन वर्मा ही थोड़ा वो शक्तिशाली शासक था जिसने अपने साम्राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद में यशो वर्मा आते हैं, उसने शासन किया। फिर परमर्दी देव आते हैं, ठीक है। तो परमर्दी देव जब शासक थे चंदेल राजवंश के, उस समय कुतुबुद्दीन ने इनके साम्राज्य राजवंश पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके वो चंदेल राजवंश को तहस नहस कर दिया। परमर्दी देव के बाद में, मतलब ये समझिए कि तहस नहस जो साम्राज्य था उस पर फिर एक नया राजा आता, त्रिलोक्य वर्मा। क्या त्रिलोक्य वर्मा हो या वीर वर्मन हो, भोज वर्मन हो, हम्मीर वर्मन हो, इन सब के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और बार बार इनको लूटा। इस प्रकार से चंदेल राजवंश की परंपरा या कहें कि शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और उनका पतन होता चला गया। उम्मीद करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं परमार वंश की। अब तक आपने बात की चंदेल राजवंश की, अब हम बात करेंगे परमार राजवंश की। परमार राजवंश में भी तीनों कॉन्सेप्ट रहेंगे, उत्पत्ति, शासक और पतन। क्लियर है? आइए बाई मैप देख लेते हैं। बाई मैप अगर देखें तो देखिए परमार राजवंश का जो विस्तार था ये इस क्षेत्र में था, मतलब कह सकते हो कि उत्तर पश्चिम का, भारत का उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में परमार राजवंश जो है व्याप्त था, विस्तारित था। ठीक है ना? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र। क्लियर है? आइए एक एक करके जो है उत्पत्ति पर, सबसे पहले उत्पत्ति पर बात करते हैं। भाई इनकी उत्पत्ति की क्या संभावनाएं थी? तो सेम टू सेम है, इनकी उत्पत्ति को लेकर के भी विद्वानों में कई मतभेद थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए उन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया? अग्निकुंड का सिद्धांत। तो जो भी विद्वान या इतिहासकार परमारों की या राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं, परमार दैट मींस राजपूत है ना, तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं, वो परमारों को अग्निवंशीय मानते हैं, अग्निवंशी कहते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से हुई है, जिसमें डॉक्टर डीसी गांगुली महोदय हैं। उन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि उस समय में परमार राजवंश के सियोक, क्या नाम था? सियोक शासक हैं, आगे बताने वाला हूं मैं, सियोक शासक हैं। उनके समय का एक अभिलेख है, हर्षोल अभिलेख। तो उस हर्षोल अभिलेख की अगर बात माने तो उसमें स्पष्टता वर्णन किया गया है कि परमारों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से हुई है, राष्ट्रकूटों से हुई है। इसके बाद में और भी कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि ये ब्रह्मक्षत्र कुलीन है। ब्रह्मक्षत्र कुलीन है मतलब इनको सिंपल वे में समझिए कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है पिंगल सूत्र वृत्ति। क्या नाम है? पिंगल सूत्र वृत्ति ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार यह कहा गया है कि इन परमारों की उत्पत्ति जो है क्षत्र कुलीन या कहें कि क्षत्रियों से हुई है, माफ कीजिएगा ब्राह्मणों से हुई है, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्राह्मणों से हुई है। कैसे? कि ये जो है, ये जो आज परमार है, ये जो क्षत्रिय हैं, ये पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, बाद में ये क्षत्रिय बन गए। ठीक है, बाद में ये क्षत्रिय बन गए और इन्हीं क्षत्रियों का वंशज है ये परमार, सिंपल वे में अगर कहूं तो। बाकी तो लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो परमार जो है ब्रह्म क्षत्र कुलीन थे, ब्रह्म क्षत्र कुलीन। तो समझिएगा पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय बने, क्षत्रिय बनने के बाद में क्षत्रियों का जो वंश आगे चला वही वंश की एक शाखा परमार हुआ, परमार थे। ठीक है ना, ये हो गई इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत, राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति और ब्रह्म कुलीन, ब्रह्म क्षत्र कुलीन, ठीक है, ब्रह्म क्षत्र कुलीन, बस इतना 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके माध्यम से परमार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में आप बहुत सा डेटा कॉन्सेप्ट लिख पाओगे। इसके बाद शासकों की अगर बात करें तो सबसे प्रथम शासक जिसने परमार राजवंश की स्थापना की, कौन थे? उपेंद्र राज। क्या नाम था? उपेंद्र राज। बस आपको नाम ये याद रखना है, उपेंद्र राज परमार राजवंश के संस्थापक थे, अर्थात कि पहले शासक थे। यहां पर भी डॉक्टर गांगुली कहते हैं कि वह राष्ट्रकूटों का सामंत हुआ करते थे। कौन? उपेंद्र राज जो है राष्ट्रकूटों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे, और इसीलिए तो राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति बताई थी।
है ना, जो हमने उत्पत्ति देखी थी, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोलता था, राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति, मतलब ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे और सामंत आगे चल करके शक्तिशाली होते गए और इन्होंने कब्जा कर लिया शासन व्यवस्था पर। क्लियर है। तो गांगुली महोदय का कहना है कि राष्ट्रकूटों के ये सामंत था क्योंकि प्रतिहार वंश के अनेक अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उपेंद्र राज ने कुछ समय बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, है ना। तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, हिसाब किताब देखने वाले, ठीक है। और इसके अलावा सेना के मतलब प्रमुख पदों पर, सामंत प्रमुख पदों पर ही हुआ करते थे, शक्तिशाली पदों पर हुआ करते। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते गए और धीरे धीरे से जो जिस राज्य का शासन व्यवस्था इनके हाथ में थी उसे अपने आप में फिर स्वतंत्र करवा लिया आगे चल करके, मौका देख करके। तो उपेंद्र राज ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में फिर परमार वंश का सिलसिला आगे बढ़ता है और बिल्कुल चंदेल राजवंश की तरह ही यहां पर भी कुछ शासक ऐसे आते हैं जो कोई विशेष शक्तिशाली नहीं सिद्ध नहीं हुए, बस उन्होंने साम्राज्य की परंपरा को जरूर आगे बढ़ाया। उपेंद्र राज के बाद में मुंजराज, नाम याद रखिएगा, मुंजराज से पूर्व परमार वंश में कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। ध्यान सुनना, उपेंद्र राज के बाद में और मुंजराज से पहले का जो गैप था, इस बीच में जो शासक रहे वो कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहे। उपेंद्र राज के बाद में अगर बात करें, पश्चात की बात करें, तो क्रमशः बेरी सिंह आया, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम, वेरी सिंह द्वितीय और सियक द्वितीय, ये कुछ 4-5 शासक रहे हैं। ये आए थे उपेंद्र राज के बाद में, मतलब जिन्होंने स्थापना की थी उसके बाद में, लेकिन कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहे हैं। तो फिर अब कौन आएगा, अब आएगा मुंजराज। क्या आएगा, बागपति या फिर मुंजराज, ठीक है। तो मुंजराज को बागपति भी कहा जाता था, बागपति द्वितीय या मुंजराज, ऐसे याद रखिएगा, मुंजराज, ठीक है ना, मुंजराज। अब सियक द्वितीय का पुत्र था ये मुंजराज, उत्तराधिकारी और बागपति द्वितीय था, जिसे मुंज भी कहा जाता था। मुंज क्यों कहा जाता था, इसको मुंज कहने के पीछे एक बड़ा कारण था कि सियक द्वितीय का पुत्र ये कहलाते थे, लेकिन ये इनके वास्तविक पुत्र नहीं थे। क्यों, क्योंकि सियक द्वितीय को जो है ना एक मुंज नामक घास पर पड़ा हुआ एक बालक मिला था, जिन्हें ये उठा करके ले आए थे। उठा करके लाने के बाद में इनको पाल पोस कर बड़ा किया और वाकई में ये एक शक्तिशाली सम्राट सिद्ध हुए। क्लियर है। और इसके बाद में इसी कारण से इनको जो है मुंज कहा जाता। किस कारण से, मुंज नामक घास पे मिले थे इसलिए इनको मुंज कहा जाता था। इनके वास्तविक पुत्र सियक द्वितीय का वास्तविक पुत्र नहीं था। लेकिन मुंज राज के बाद में कौन शासक बनता है, तो सियक द्वितीय का वास्तविक पुत्र फिर शासक बनता है। क्या नाम था उसका, सिंधुराज जो है मुंज के बाद में उसका भाई सिंधुराज है ना, सियक द्वितीय का ये लिखा हुआ है वास्तविक पुत्र, ठीक है। राजगद्दी पर बैठता है। उसके शासन की उल्लेखनीय घटना चालुक्य शासक को परास्त करना थी। एक युद्ध का वर्णन जो है इसके शासनकाल के समय की रही है। इसके बाद में भोज आते हैं। सिंधुराज के बाद में उसका पुत्र आते हैं भोज। कौन, भोज। राज सिंहासन पर आसीन होते हैं ना। भोज जो है इस वंश का सबसे पराक्रमी और कीर्तिमान सम्राट साबित हुए भोज। उसने अपने कार्यों से परमार वंश का महत्व, राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। राजनीतिक महत्व ना, लिखना भूल गया, लिखा नहीं यहां पर, ठीक है। का राजनीतिक यहां पर कर दीजिएगा, राजनीतिक महत्व अत्यधिक बढ़ा दिया। भोज के शासन काल के 8 अभिलेख हमको प्राप्त हुए अलग अलग स्थानों से, ठीक है। वो 8 अभिलेखों में जो है इनके विजय के, इनके पराक्रम के चर्चे किए गए हैं। इसके अलावा साहित्य के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए। गुजरात के जैन ग्रंथ है सुभाषितो, है ना, अलबरूनी या अबुल फजल के जो लेख हैं उसमें इनके पराक्रम का अच्छा खासा वर्णन देखने को मिलता है। तो ये सब उनके स्रोत रहे हैं जहां से हमें भोज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यदि बात करें तो इनके पतन, है ना, तो अब जो आपने देखा था कि भोज जो है एक पराक्रमी शासक सिद्ध हुए, लेकिन सीधी सी बात है अगर पतन की बात करना है तो कमजोर शासकों का क्रम आना जरूरी है, तभी तो दूसरे जो राजा होंगे वो इन पर आक्रमण करेंगे तभी इसका पतन होगा, है ना। तो इसी प्रकार से भोज के बाद में अगर पतन की बात करें तो भोज के बाद में परमार वंश के कई शासक हुए लेकिन शक्तिशाली कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। और जितने भी शासक हुए उनके शासनकाल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है। निर्दल
शासकों के कारण या निर्बल शासकों के कारण मालवा पर निरंतर समकालीन राज्यों और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण होते रहे। समकालीन राज्यों मतलब आस पड़ोस के जो राज्य थे वो कमजोर राज्य देखने लगे, कमजोर देखे तो उस पर आक्रमण करना चालू कर दिया। इसके अलावा जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भी आक्रमण करना चालू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे जो है परमार राजवंश जो था वो दुर्बल होता गया और 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक इसका पूरी तरह पतन हो गया। ये थी टोटल दोनों राजवंशों की कहानी जो कि अब समाप्त होती है। कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 40 में बता भी चुका हूं दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है उन पर बात करेंगे। 4 राजवंश है दरअसल दक्षिण भारत के जिन पर हमें चर्चा करनी है, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य। तो इनमें से 2 को, राष्ट्रकूट और चोल को हम पहले ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में परसों वाले, कल हम जो है राष्ट्रकूट और चोल पर डिस्कस कर लेंगे और परसों पल्लव और चालुक्य पर डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये क्रम कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेशन आज का यही कंप्लीट होता है। थोड़ा सा यार सेशन पे आप लोग भी ध्यान दीजिए। मेरा एक तो देखिए दरअसल अभी सिर्फ मेरे आउट ऑफ स्टेशन जो है ना मैं सिर्फ 4 दिन रहा, लेकिन जो क्लास ओप रही है वो शायद 6 या 7 दिन रही है। उसके पीछे रीजन ये कि ज्यादा विशेष लोड नहीं रहता मेरे ऊपर, क्योंकि आप लोगों की कमेंट भी है ना और आप लोगों का जो है सपोर्ट करोगे। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं ना तो हम पर भी लोड बना रहता है, तो चाहकर भी हम जो है गैप नहीं दे पाते क्लासेस में। ये सेशन काफी लंबे समय से चल रहा है, जल्दी कंप्लीट नहीं होने के पीछे भी कारण यही है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे इन चीजों पर, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो सभी जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब क्रम से स्टार्ट होंगे, क्रम से कंप्लीट होंगे, समय पर स्टार्ट होकर समय पर कंप्लीट हो जाएंगे कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है यार सर, कल वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें। बस इतने से सपोर्ट की आप लोगों से उम्मीद रखते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ चाहते भी नहीं है। क्लियर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक वगैरह कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए हमारे साथ में। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।